अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। सामीन, टॉपिक्स बहुत सारे हैं गुफ्तगू करने के लिए, लेकिन एक ही आज का तो सबसे बड़ा टॉपिक है और वो है जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब की कौमी असम्बली में आमद के हवाले से। उसकी वजह यह है कि आने वाले वक्त में इसका बार बार हवाला दिया जाएगा और आने वाले जो फैसले होंगे उन पर बार बार जब उंगलियां उठेंगी तो इस वाक़े को याद दिलाया जाएगा। तो बेहतर यह है कि आज हम इसके तकरीबन तमाम पहलुओं पर थोड़ा सा गौर कर लें। इब्तदान मैं आपसे 4 सवालात छोड़कर अगली बात करता हूँ कि जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा ने जो कौमी असम्बली आमद है, क्या उन्होंने किसी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत की है या फिर कोई और तकरीब थी जिसमें वो शरीक हुए हैं? दूसरी बात कि अदलिया के असूल क्या कहते हैं इस हवाले से, और नॉर्म्स क्या हैं, यानी रिवायात क्या हैं, कानून क्या कहता है और इखलाकियात क्या कहते हैं, इस हवाले से थोड़ा सा देखते हैं। और तीसरी बात है कि इससे तासुर क्या उभरा है, ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ा है। और चौथी बात कि इससे पैगाम क्या गया है। काजी साहब ने पूरी दुनिया को, पाकिस्तान में चीफ जस्टिस को, बाकी अपने साथी अदलिया के जो जजेस हैं, मोहतरम जजेस, उनको, लोअर कोर्ट के जजेस को, पूरे जुडिशरी सिस्टम को, उधर से हुकूमती पार्लिमानी निज़ाम को, आखिर इसमें पैगाम उन्होंने क्या दिया है, थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस पर थोड़ी सी मज़ीद गुफ्तगू करें, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा जो शायद 1 या 2 मिनट में, 2.5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। वो मिसाल है जनाब शहर मुल्तान की। शहर मुल्तान के बहुत सारे मसाइल थे। मसला ये था कि यहाँ ये तारीख़ी शहर है, लेकिन यहाँ जो कब्ज़ा माफिया था उसके पंजे बहुत ज़्यादा गड़े हुए थे और जब भी गवर्नमेंट उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती थी तो 2 किस्म के इशू खड़े हो जाते थे। एक तो सेक्टेरियन यानी फ़िरका वाराना सूरत हाल शुरू हो जाती थी, और दूसरा वो जो कब्ज़ा माफिया है वो मज़ीद शदीद हो जाता था। मुल्तान का जो पूरा का पूरा शहर का चेहरा बिगाड़ कर रख दिया गया था। फसीलों पर कब्ज़े थे, जो गेट्स हैं, तारीख़ी गेट्स हैं, वहाँ पर कब्ज़े थे, और जो टाउन हॉल है, तारीख़ी टाउन हॉल और मज़ारात हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ी मार्केटें बनी हुई थी। और जब भी उनको उखाड़ने की कोशिश करते तो कहते जी ये तो मस्जिद है, ये तो 7 अलम की जगह है, और ये फ़लाँ फ़िरके की मस्जिद है, ये फ़लाँ। तो कोई भी वहाँ ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता था, बल्कि यहाँ तक कि जब वो ऑपरेशन करने की कोशिश की तो वहाँ लोगों की डेथ्स हो गई और उसके बाद हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए। ऐसे आलम में आप जानते हैं एक हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, उनका नाम है नसीम सादिक। उनको भेजा गया मुल्तान में बतौर डिप्टी कमिश्नर बनाकर। उस वक्त कमिश्नर भी बैठे हुए थे, दीगर बहुत सारे ऑफिसर्स बैठे हुए थे। वो बंदा ना खुदा मुल्तान आया और अकेला ही अपने पहले दिन अपने दफ्तर गया और इधर उधर देखता रहा, फिरता रहा, और फिर फाइनली दफ्तर पहुंच के उन्होंने कहा जी मैं डीसी हूँ और मैं यहाँ पर आया हूँ। खैर वो एक अलहदा बात थी। उसके बाद उनका एक मामूल बन गया कि वो जो ठेकेदार थे, जो जो तरक्याती काम कर रहे थे, और वहाँ जो वहाँ पर तजावज़ात माफिया और कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ लोग काम कर रहे थे, उनकी रोज़ाना की बुनियाद पर उन्होंने हेयरिंग शुरू कर दी। लेकिन हेयरिंग से पहले, ये 10 बजे उनका प्रोसेस शुरू होता, वो सुबह की फजर की नमाज़ पढ़ते और मोटरसाइकिल उठा लेते या अपनी गाड़ी कभी कभी ले लेते, लेकिन अंदरून शहर में आना होता तो मोटरसाइकिल ले लेते। और वो तमाम साइट्स जिनके बारे में उन्होंने उस दिन रिपोर्ट तलब की कर ली होती थी, वो उनको जाकर ना सिर्फ देखते बल्कि उनकी फुटेजेस बना लाते और 10 बजे उन सबको बुला लेते और बताते जी बताएं कि फ़लाँ जो गेट है वो किस हद तक खाली हुआ है। तो वो कहते जनाब, मुबालगा भी होता है कि खाली है जी, ये है जी, या दीगर जो तरक्याती काम हैं वो किस हद तक हो रहे हैं। तो बस ये होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। वो चूंकि उसी दिन चंद घंटे पहले देख कर आए होते थे, वो उसी वक्त कच्चा चट्टा खोल देते। उनको देखा गया कि वो अक्सर रेहड़ी वालों से जाकर मालूमात ले रहे होते थे, वो आम दुकानदारों के पास जाकर बैठ जाते थे। उनके बारे में है कि वो जनाब किसी परचून की शॉप पर जाकर बैठ जाते थे और वहाँ सूरत हाल मालूम करते थे। उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि लोगों को एहसास हो गया कि ये शख्स मुल्तान के मसाइल हल करना चाहता है। और उसके बाद रिज़ल्ट ये निकला कि वो जो माफियाज थी, ना सिर्फ उनको शिकस्त दी, बल्कि वो जो मजहबी अंसर थे कि जो कहते थे कि ये मस्जिद है और यहाँ पर कत्लेआम हो जाएगा, हम इसे खाली नहीं करने देंगे, तोड़ने नहीं देंगे, उन्होंने खुद आकर अलम की भी और दीगर मसाजिद की भी चाबियाँ दी। उन्होंने कहा जी आप जो इसका मुनासिब समझते हैं करें। और फिर नसीम सादिक ने सिर्फ चंद माह के अंदर ना सिर्फ मुल्तान को खूबसूरत बनाया, बल्कि वहाँ
रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए और मुल्तान का एक चेहरा निखर आया। ऐसी सूरत में उन ठेकेदारों ने नसीम सादिक साहब को गुमराह करने की और थोड़ा सा अपने ट्रैप करने की कोशिश की। एक दिन इंतहाई प्लान बना कि आपने हमारे साथ खाना खाना है। वो खाना किसी के साथ नहीं खाते थे और किसी दावत में उनके यहाँ जाते भी नहीं थे, ना तकरीबात में, वो सिर्फ अपने काम से काम। तो उस दिन उन्होंने बहाना ये बनाया कि आज साइट की विजिट है और फलां 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 प्रोजेक्ट होंगे, और उसमें उन्हें इतना उलझा दिया गया कि 9 बजे का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो 3 बज गए, और आखिरकार उन्हें वो उस पिंडाल तक ले आए जहां बहुत ज़्यादा खाने का एहतमाम किया हुआ था, जहां मुर्ग बटेरे फलां फलां बहुत सारी डिशेस थी, और उन्होंने कहा जी आएँ। और वहाँ पोजीशन ये थी कि ना चाहते हुए भी नसीम सादिक साहब को उसमें शरीक होना पड़ जाना था। लेकिन नसीम सादिक साहब ने एक अजीब सा काम किया। उन्होंने ड्राइवर को कहा, ड्राइवर जाओ मेरी गाड़ी से मेरा टिफ़न ले आओ। उन सब से उन्होंने माजरत की और उन्होंने कहा जी मैं तो परहेज़ी खाना खाता हूँ, और उन्होंने अपने टिफ़न में आया हुआ जो उन सबके साथ ही बैठकर वहाँ खाना खाया और फिर दोबारा साइड पर लग गए। उसके बाद ये जो माफिया था उसको जुर्रत नहीं हुई कि उनके किसी कंडक्ट पर बात करता, उनके किसी फैसले पर एतराज़ करता। यही वजह थी कि 3 महीने के अंदर अंदर या 4 महीने के अंदर अंदर उन्होंने पूरे मुल्तान का एक चेहरा निखार कर रख दिया। नसीम सादिक की हवाला मैंने एक बहुत छोटी सतह का दिया है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब उससे बहुत बड़ी सतह के हैं। वो कौमी असम्बली में आए हैं। पहली बात तो ये है कि वो कौमी असम्बली में आए हैं, एक अलामती है, चाहे वहाँ तकरीब भी थी, और तकरीब किसकी थी? वो उन लोगों की थी जो अपोजिशन को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। उस स्पीकर के पास आए हैं जो अपोजिशन के अरकान को पहले इस्तीफे मंजूर नहीं करते थे, और 9 महीने बाद इस्तीफे मंजूर किए तो उनको आने नहीं देते, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट से वो तमाम के तमाम इस्तीफे हैं वो रद्द हो चुके हैं। वहाँ स्पीकर उनको असम्बली में दाखिल नहीं होने देते, लेकिन अरकान असम्बली के लिए तो कौमी असम्बली के दरवाजे बंद हैं। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए ये दरवाजे ना सिर्फ खुले बल्कि उनको आकर एन ट्रेजरी बेंच पर, ट्रेजरी बेंच कहते हैं हस्बे इक़्तिदार के, एक हस्बे इख्तलाफ का होता है और एक हस्बे इक़्तिदार का होता है, उनको आकर एग्जैक्ट वज़ीर आज़म की साथ वाली कुर्सी पर बिठाया गया। उससे क्या पैसेज गया ये मैंने बाद में बताना है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि उससे पहले हो क्या रहा था। हमारे इन फाजिल चीफ जस्टिस साहब पर इल्ज़ाम था। इल्ज़ाम कि कौन लगाने वाले थे? मुस्लिम लीग नून के लोग लगाने वाले थे। उन्होंने अनाउंस कर रखा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो मुकद्दमात हैं, जो ही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस बनते हैं उन पर तमाम के तमाम मुकदमात उड़ा दिए जाएंगे। ना सिर्फ वो पाकिस्तान वापस आएंगे, उनका तारीख़ी इस्तकबाल होगा, बल्कि वो इलेक्शन भी लड़ेंगे और इलेक्शन जीत कर फिर चौथी पाँचवीं मरतबा वज़ीर आज़म भी लाजमी बनेंगे। ये कौन कहने वाले हैं? ये हुकूमती कैंपों से मुसलसल एक आवाज़ आ रही है। और दूसरी तरफ चूँकि साबिक दौर हुकूमत जो तहरीक इंसाफ का था उसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस पेश किया गया था, तो ऑटोमेटिकली एक सोच लिया गया कि पीटीआई और जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के दरमियान अनबन है और उनकी बनती नहीं है। उनके कुछ रिफ्लेक्शंस ऐसे थे, कुछ उनके रिमार्क्स ऐसे थे कि सबको एहसास हो रहा था कि वो शायद कोई भी फरीक एक दूसरे के हवाले से लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, दूसरा जो एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब अपने कुछ इक़दामात से हुकूमत को रिलीफ दे चुके थे और हुकूमत अपने इक़दामात से जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को रिलीफ दे चुकी है। मिसाल के तौर पर ये जो नैरेटिव है कि इलेक्शन नहीं हो सकते और उनकी जो पिटिशन है वो मेरिट की बजाय टेक्निकल बुनियादों पर रद्द करने की जो इब्तदा है, आगाज़ है, वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से सामने आया और उन्होंने कहा जी कि क्यों सोमोटो को सुन भी नहीं सकते। अब जब सुन नहीं सकते तो जस्टिस जमाल मंदोखील साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा जी ये तो दुरुस्त ही नहीं है, किसी तौर पर दुरुस्त नहीं है, और एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी और बहुत बड़ा तनाज़ा शुरू हो गया। दूसरा, जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के खिलाफ जो रेफरेंस है हुकूमत ने वापस लिया, यानी हुकूमत ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को फ़ायदा पहुंचाया और जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने हुकूमत को एक रिलीफ प्रोवाइड किया। इससे एक अलहदा तासुर पैदा हो गया।
दूसरा एक तासुर यह पैदा हुआ कि जस्टिस काजी फाइज साहब ने मुसलसल फैसलों पर फैसले दिए, जिससे यह तासुर उभरा कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की ना सिर्फ मुखालफत कर रहे हैं, बल्कि वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ बैठने, एक दूसरे से बात करने के रवादार भी नहीं है। और बिल्कुल ऐसे ही अल्फाज का इजहार बाकायदा जस्टिस काजी फाइज साहब ने कौमी असम्बली के दरमियान जो एक तकरीब थी उसमें उन्होंने खिताब करते हुए भी कहा कि हम शायद दुश्मनों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आपस में बात करने के लिए तैयार नहीं होते। अच्छा, तीसरी बात यह थी कि सुप्रीम कोर्ट को जो गालियां दे रहे थे जस्टिस काजी फाइज साहब बिल्कुल उनके दरमियान में आकर बैठे। उनकी इज्जत और तौकीर वो कहाँ गई, वो एक अलग बात है। तीसरी बात कि जस्टिस काजी फाइज साहब की जो कुर्सी रखी गई, होना तो ये चाहिए था कि मेहमानों की कुर्सी में जो आप देखते हैं कि हमारे सर्विसेज चीफ्स आते हैं, वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलासों में शरीक होते हैं, और बाज़ औक़ात हमारी डिग्निटीज़ आती हैं, उनकी एक अलहदा जगह बनाई जाती है, उनको इंतहाई वक़ार के साथ, एहतराम के साथ वहाँ बिठाया जाता है, और अगर उनका खिताब कराना भी हो तो फिर वो आकर खिताब कर लेते हैं, एक डाइस सेट किया जाता है। लेकिन यहाँ अलामती तौर पर उनको, जैसे मैंने पहले कहा कि ट्रेजरी बेंच में, यानी हुकूमत के लिए जो बेंचेस मखसूस होते हैं, सीटें मखसूस होती हैं, वहाँ आकर वज़ीर आज़म के बिल्कुल साथ बिठाया गया। और उनके साथ जो बैठे थे वज़ीर ख़जाना, वो थे जो हुदैबिया पेपर मिल केस में वादा माफ गवाह थे, और उस केस को किसने, जस्टिस काजी फाइज साहब ने ख़त्म किया था। ये वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ साबिक यानी शरीफ बरादरान के ख़िलाफ़ एक इंतहाई बड़ा केस था जो मुसलसल मेरिट पर हल नहीं हुआ, तो फिर काजी फाइज साहब ने वो केस टेक्निकल बुनियादों पर वो सेटल कर दिया और कहा कि अब उसके सुनने की दोबारा गुंजाइश ही नहीं है। जिस तरह के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के हवाले से काजी साहब ये नहीं कहते कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस को वो केस नहीं सुनना चाहिए और इनको खुद लड़ते झगड़ते रहना चाहिए, ये जो कुछ भी करते हैं टेक्निकल बुनियादों पर उन्होंने हल किया। ऐसे ही है कि दो बंदे लड़ रहे हों और कोई उनके पास शख्स आए तो वो कहे जी आपस में तुम एक दूसरे को मारो, कत्ल करो, जो कुछ मर्जी करो, हम आपको नहीं छुड़ाएंगे क्योंकि ये आपका ज़ाती मामला है। उससे जितना मर्जी नुकसान हो जाए, किसी का नुकसान हो जाए, कोई फ़ायदा उठाए, तो तकनीकी बुनियादों पर उन्होंने इस केस को रद्द किया है। दूसरा, हुदैबिया पेपर्स मिल, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उसको जो फैसला देने वाले थे वो मोहतरम काजी जस्टिस फाइज, इस तमाम तनाजुर में, इस तमाम सूरत हाल में कि उनको खुद भी अंदाज़ा था कि उन पर तनकीद होगी, और उन्होंने आकर कौमी असम्बली में बाकायदा कहा कि मुझे मालूम है कि मुझ पर तनकीद होगी, लेकिन मैं आइन के साथ खड़ा हूँ। लेकिन सारी दुनिया देख रही थी कि वो आइन के साथ नहीं, उस वक्त 10 अप्रैल को वो आइन का मजाक उड़ाने वालों के साथ खड़े हुए थे, और वो लोग जो आइन की धज्जियां बखेर रहे थे, वो लोग जो आइन की अपनी तशरीह कर रहे थे, वो लोग जो आइन पर अमल दरामद करने से गुरेज करने के लिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से टक्कर लिए हुए थे, जस्टिस काजी फाइज साहब ने आकर अपना तमाम का तमाम वज़न हुकूमती कैंप में डाल दिया। अगरचे अब बाद में वजाहत की जा रही है कि वहाँ जो उस कौमी असम्बली का सिर्फ हाल इस्तेमाल किया गया, ये पार्लिमानी तकरीब नहीं थी, बल्कि ये आइन की गोल्डन जुबली तकरीब थी। पाकिस्तान का जो 1973 का आइन है उसकी तश्कील और उसके बाद ये 50 साल होने पर एक तकरीब मुनक़िद की जा रही थी। लेकिन ये अजीब सी तकरीब थी कि जिसमें हुकूमत ही हुकूमत के लोग थे, अपोजिशन के लोग नहीं थे, और वहाँ पर सर्विसेज चीफ्स ने भी आना मुनासिब नहीं समझा, और ख़ुद गवर्नमेंट ने भी पूरी अदलिया में से एक जज जिनके बारे में एक बदकिस्मती से तासुर कायम कर दिया गया और गलत तासुर कायम कर दिया गया है कि वो पीडीएम को सपोर्टर जज हैं, उनको सिर्फ उन्होंने इनवाइट किया। और शायद जस्टिस काजी फाइज साहब को बताया गया कि दीगर जजेस को भी बुलाया गया, लेकिन अब ये बात क्लियर हो गई है कि सिर्फ एक जज को बुलाया गया और वो वहाँ आए और उन्होंने, उनकी मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद की गई और वो सुनते रहे। अगरचे बाद में उन्होंने उस सियासी बातों से लाताल्लुकी का ऐलान किया, लेकिन बहरहाल वो वहाँ मौजूद रहे। मैं इसकी मिसाल कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ये मिसालें दी जाती हैं और ये हमारे माशरे का हिस्सा है। उससे देना चाहूँगा कि वो कहते हैं ना जी, बाज़ औक़ात कुछ ख़वातीन, कोई ख़ातून हो, मोहल्ले की कोई ख़ातून हो और उसके अलामतें अच्छी ना हों,
वो फ़र्ज़ करो कोई गलत काम करती है, वो मंशियात फ़रोशी करती है, कुछ और गलत काम करती है, तो जब लोगों को पता होता है लेकिन वो एक वक्त वो तक वो उसे छुपाती रहती है। वो कहती है नहीं नहीं ऐसा कोई मसला नहीं, नहीं नहीं जी मैं तो अहले खाना हूँ, मैं तो घर की जनाब, मैं तो आपकी खिदमत करती हूँ, मैं तो आपके देखें काज करती रहती हूँ। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि इस खातून के अलामतें और किरदार ठीक नहीं है, और जब सारे उस पर चढ़ाई करते हैं तो फिर वो कहती है अच्छा भाई मैं करती हूँ, जो कुछ करना है आप कर लें। यही सूरत हाल है कि चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फाइज साहब अब तक शायद थोड़ा सा वो पीछे फिरते रहे, लेकिन अब उन्होंने खुलकर कह दिया कि उनका सारा का सारा वज़न हकूमत के साथ है, हकूमती कैंप के साथ है, वो उनके साथ खड़े हैं, बल्कि उनको नई नई डायरेक्शंस देकर और उनको नए रास्ते फ्राहम कर रहे हैं, और इलेक्शन डिले के लिए उन्हें बहुत सारे कानूनी जवाज़ और बहुत सारे रास्ते मुहैया कर रहे हैं। ये अब तक की सूरत हाल थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।